दोस्तों नमस्कार। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, अब तो जिक्र चीन का भी होने लगा है। और अब सवाल सिर्फ होर्मुज़ रूट का भी नहीं है, जिक्र तो रेड सी का भी होने लगा है। यानी मैसेज अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हुए हमले से आगे निकलकर सीधे सीधे उस ऑयल संकट के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने निकल पड़ा है, जिसकी मियाद वाशिंगटन में आज सुबह 10 बजे और भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 बजे, यानी जिस वक्त तेहरान में शाम के 5:30 बजेंगे, उस वक्त क्या वाकई होर्मुज़ रूट से अगर कोई जहाज ईरान का तेल लेकर निकलता है तो उस पर अमेरिकी नौसेना हमला कर देगी? और अगर वो हमला कर देती है और वो जहाज चीन का होगा, तब क्या होगा? यह सवाल इस दौर में कम से कम समुद्र के युद्ध में सबसे बड़ा हो चला है, क्योंकि अपने तौर पर चीन ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के इसको कहने के बाद चिताया है, बल्कि खुलकर कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। खुलकर कहा है कि दरअसल होर्मुज़ रूट तो पहले से खुला हुआ था। युद्ध को लेकर अमेरिका ने ही पूरी गड़बड़ी फैला दी और उसके बाद खुद ही वो तय करना चाह रहा है कि होर्मुज़ रूट उसके नियंत्रण में रहे, जबकि यह सीधे सीधे ईरान की संप्रभुता से जुड़ा है और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अनुकूल है। यानी मैसेज बहुत साफ है कि समुद्र के बीच युद्ध की परिस्थितियां ईरान से खिसक कर कहीं चीन और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ी ना कर दे। और यह सवाल पूरी दुनिया को या तो डरा रहा है या फिर पूरी दुनिया के सामने एक नया संकट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब यह कहते हैं कि किसी भी हालत में अब होर्मुज़ रूट को खोल देना है, तो दूसरी तरफ चीन यह खुले तौर पर संकेत दे रहा है कि आप होर्मुज़ रूट का जिक्र करते हैं, हम तो रेड सी के उस एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर हुती लड़ाकों की चलती है और उसको भी हम बंद कर देंगे। यानी अगर आप सिर्फ 20% तेल की आवाजाही होर्मुज़ रूट से देख रहे हैं तो 12% और जोड़ दीजिए, यह 32% हो जाएगा। और दुनिया के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर एक झटके में यह लगभग 60% से ज्यादा व्यापार को प्रभावित करने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? यह सवाल एक तरफ चीन के जरिए एक चुनौती का है, ईरान के जरिए एक अल्टीमेटम का है और अमेरिका के जरिए एक धमकी का है। शायद इसीलिए युद्ध की अब उन परिस्थितियों में एक बार फिर आपको जाना ही होगा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था और उससे पहले ईरान पर तमाम सैंक्शंस लगाए थे, यह कहकर कि ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से खत्म कर देना है। उसके बाद ना तो उसकी मिसाइल बनेगी और ना ही वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की दिशा में बढ़ेगा। कमोवेश 47 सालों से यही होते चला आया, लेकिन उसके बाद पहली बार अमेरिका ने युद्ध जब ऐलान कर दिया तो अगला सवाल यह था कि क्या वाकई अब युद्ध में सफलता नहीं मिली, युद्ध से पहले आर्थिक नाकेबंदी में सफलता नहीं मिली, तो अब होर्मुज़ रूट की नाकेबंदी का नया सवाल उठाकर आर्थिक तौर पर कमजोर करने की दिशा में अगर अमेरिका बढ़ना चाहता है तो उसके हाथ लगेगा क्या? क्योंकि 47 बरस की उस आर्थिक नाकेबंदी की यात्रा के बाद सिर्फ होर्मुज़ रूट को अगर वो देख रहा है तो उस वक्त तो वो कमजोर कर नहीं पाया। और शायद यही वो परिस्थिति है जो इस वक्त चीन के भीतर कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि चीन की अपनी इकोनॉमी जो खाड़ी देशों के साथ है, जो ईरान के साथ है, वो अमेरिका की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। यानी चीन के लिए खाड़ी देश या फिर होर्मुज़ रूट कितना मायने रखता है और अमेरिका ट्रेड की दृष्टि से भी मायने नहीं रखता है, यह पहला संदेश खुले तौर पर है। हमें लगता है आज शुरू में ही आप जरा इस हकीकत को समझ लीजिए कि एक तरफ होर्मुज़ रूट है, एक तरफ दूसरी तरफ रेड सी का वह एंट्री पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की परिस्थितियों को लेकर जो नया संकट समुद्र के युद्ध के जरिए अमेरिकी धमकी और चीन की चुनौती और ईरान के अल्टीमेटम के बीच जाकर यह परिस्थिति फंस गई है।
अच्छा है ग्राफिक के जरिए चीजों को आपने इसलिए समझ लिया क्योंकि अभी सिर्फ होमर्ज रूट का सवाल है। उसके बाद बाब एल मैदेव स्ट्रेट अगर यानी जो एंट्री पॉइंट है रेड सी का वह भी जुड़ जाएगा, 32% हो जाएगा। सुएज नहर की तरफ से जो हिस्सा रेड सी में मिलता है मिस्र के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी क्योंकि सुएज नहर का महत्व खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए अब ईरान के भीतर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तो दशकों से उत्तर कोरिया से भी ज्यादा बड़े दबाव ईरान पर बनाए और ईरान की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, और जब यह प्रयास विफल हुआ तो वह युद्ध में चला गया। और अब युद्ध में भी जब उसके हाथ विफलता लगी है तो एक बार फिर वो आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब खुले तौर पर यह कहा कि मैंने अपनी नौसेना को यह आदेश दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हर उस जहाज को वो रोके और उसकी तलाशी ले जिसने ईरान को टोल दिया है, क्योंकि वह अवैध टोल वसूल रहा है और खुले समुद्र में उसी का काम है, यानी अमेरिका का काम है कि हर कोई सुरक्षित रहे। इसीलिए नाकेबंदी का वक्त 10 बजे वाशिंगटन के मुताबिक और भारत में उस समय 7:30 शाम के बज रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ चीन को लेकर भी खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं, संकट में चीन भी आएगा, चीन संकट में आएगा। इस सवाल का जवाब दो दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं। उनका कहना एक तरफ तो हथियार जो ईरान को दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान का पूरा तेल चीन में जा रहा है, चीन उसकी एवज में उन्हें हथियार और पैसे दे रहा है, उसके जरिए उनकी इकोनॉमी मजबूत है और वो युद्ध में लड़ने को तैयार है। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस मैसेज के ठीक बाद चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जूंग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम विश्व में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे जहाज होमुर्ज में लगातार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते पुराने हैं। हम उनका सम्मान करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग भी हमारे मामलों में दखल ना दें। और ईरान होमुर्ज को नियंत्रित करता है और यह हमारे लिए खुला हुआ है। इस बात का जिक्र किया गया। और अब से चंद घंटों पहले विदेश मंत्री के प्रवक्ता गुआओ जियाकुन भी सामने आए और उन्होंने कहा कि होमुर्ज को सुरक्षित और खुला रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए साझा हित में है, यानी इस रास्ते बिना रोक टोक होमुर्ज में आवागमन जारी रहे और ईरान की संप्रभुता पर हमला ना हो। इस मैसेज के साथ चीन यह कहकर खड़ा हुआ कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, यानी युद्ध की परिस्थितियां चीन को क्या इस लपेटे में ले रही है, यह सवाल तो है। तो हमें लगता है दो बातें। पहली बात, जो धमकी देते हुए ट्रंप हैं और दूसरी तरफ चीन की प्रवक्ता जिन बातों का जिक्र करते हुए कह रही है, यह बिल्कुल गलत है जो आप सोच रहे हैं। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal U.S.-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping route safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. यह सवाल पूरी दुनिया के सामने बड़ा है कि अगर समुद्र में चीन और अमेरिका होमर्ज रूट को लेकर टकराते हैं या फिर ईरान के तेल को लेकर टकराते हैं या फिर टैंकर पर हमला हो जाता है, तो उसके बाद पूरी दुनिया का नजरिया क्या होगा और चीन अपने तौर पर कैसी तैयारी कर रहा है। क्योंकि इन सब के बीच ब्रिटेन ने इस बात से इनकार किया कि उसकी सेनाएं अमेरिकी नेवी के साथ खड़ी होकर होमर्ज रूट में किसी को रोकने का काम नहीं करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज ने खुले तौर पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया होमर्ज की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि
हमें अस्थायी शांति चाहिए और हमें ईंधन की यानी एनर्जी की स्थिर कीमतें चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। कमोवेश इन्हीं बातों का जिक्र फ्रांस ने किया, इटली ने किया। यानी अमेरिका की फौज की तैनाती, नेवी की तैनाती होर्मुज रूट के इर्द गिर्द खड़ी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि चीन की अपने जंगी जहाज मौजूद नहीं है, वो इंडियन ओशन में मौजूद है। वहां पर यूरोपीय यूनियन के जंगी जहाज भी मौजूद हैं, वहां पर अमेरिकी जंगी जहाज भी पहुंच चुके हैं। तो क्या वाकई अगर एक भी हमला होता है तो उसके लिए समुद्र के भीतर से जो युद्ध की शुरुआत होगी वह पूरी दुनिया के सामने एनर्जी का संकट ले आएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हमें लगता है एक स्थिति और आपको देखनी चाहिए कि दरअसल इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में, जहां पर चीन की मौजूदगी है, चीन के जो अपने इंटरेस्ट है, और इस वक्त जो खास तौर पर ईरान के मिसाइल रेंज का दायरा कितना बड़ा है, कहां कहां उसकी मिसाइलें किस किस दुश्मन को अपने शिकंजे में ले सकती है, ईरान की मौजूदगी क्या कहती है इस इलाके में, क्योंकि उसके रेंज के दायरे में भी ये पूरा रूट सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो रेड सी को भी अपने दायरे में ले लेता है। नक्शों के आसरे जरा पहले युद्ध की परिस्थितियों के बीच इन देशों की मौजूदगी तो देख लीजिए। तो क्या युद्ध के दूसरे चरण की परिस्थितियां अब आज शाम 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी? कल तक जो ईरान की रिजिम और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक को खत्म करने का जिक्र था, अब वो सीधे सीधे उस इकोनॉमी और एनर्जी पर जाकर टिक चुका है जहां से चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े होंगे। ये स्थिति आएगी या नहीं आएगी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दो परिस्थिति है। एक, ईरान के भीतर क्या सोचा जा रहा है, और चीन अपनी इकोनॉमी, अपनी एनर्जी को लेकर, खासतौर से ईरान के साथ और मिडिल ईस्ट को लेकर वो क्यों संवेदनशील है। पहले राउंड में अगर आप ईरान को समझें तो ईरान के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 47 वर्षों से जो भी हो रहा था अमेरिका के साथ, उसमें युद्ध को समाप्त करने के लिए हमने बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन इस्लामाबाद में स्थिति यह आ गई थी कि हम समझौता भी करने को तैयार थे। बावजूद इसके जो इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन है उस पर कुछ कदम दूर थे, लेकिन उसी वक्त अमेरिका ने अपनी शर्तों को बदल दिया और नाकेबंदी करने का जिक्र कर दिया। और इन सब को लेकर एक ही बात सामने आई कि अमेरिका सब कुछ अपने अनुकूल चाहता है, वो नहीं चाहता है कि ईरान अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता के साथ खड़ा हो। और इसका एक व्यापक परिवर्तन ईरान के भीतर इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC उनके कंट्रोल में पूरा का पूरा वहां का जो हॉर्मुज रूट है वो आ चुका है। इतना ही नहीं, वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसने अब अपने कब्जे में, यानी उसकी सिक्योरिटी के तहत है। स्थिति यह है कि लगभग 31 प्रोविंशियल कमांड जो हैं, वहां पर जो कमांडर हैं वो सब एकजुट ना हो, यानी कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अमेरिका उनसे बार्गेनिंग और उन्हें अपने तरीके से ले जाने की स्थिति में आए, तो उसको भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ईरान हमेशा लड़ते हुए ही अब नजर आना चाहिए। इसीलिए जिक्र है कि हम जीते या शहादत हो, हम हारे या शहादत हो। शहादत शब्द ईरान की इस युद्ध की एक मूल मंत्र के तौर पर है जहां पूरा देश एक साथ है। इसीलिए जब आप वहां से चलकर होर्मुज रोड पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर अब चीन भी संवेदनशील हो गया है, अमेरिका तो धमकी ही दे रहा है। ईरान के भीतर की परिस्थिति को समझिए कि दरअसल जो भी जहाज या जो टैंकर होर्मुज रोड तक पहुंचता है, वो IRGC के जरिए जो एक मिडिल मैन की नियुक्ति है, उसको उस जहाज के संचालक को सब कुछ बताना पड़ता है। माल की सूची जानकारी देनी पड़ती है, गैस है, तेल है, क्या प्रोडक्ट है, जो फ्लैग का रजिस्ट्रेशन है उसकी जानकारी देनी पड़ती है,
क्रू कौन कौन मौजूद है जहाज में उसकी लिस्ट देनी पड़ती है, जो डेस्टिनेशन कहां पर जा रहा है उसकी जानकारी देनी पड़ती है, और उसके बाद जो ईरान की पार्लियामेंट ने 5 स्तरीय जो एक नेशनलिटी सिस्टम क्रिएट किया है, इसको 5 टायर नेशनलिटी सिस्टम कह रहे हैं, उसके जरिए आदान प्रदान होता है। $1 में 1 बैरल या पूरा जो टैंकर होता है वो 2 मिलियन बैरल, उसके जरिए वो कंटेनर को पास कराएंगे। और कुछ सेकंड का वक्त दिया जाता है जिसके जरिए बिटकॉइन जो है वो IRGC के जरिए जो उसका नियंत्रण में वॉलेट है वो ऑन चेन चीजें डेवलप होनी, पैसा ट्रांसफर हो, और उसके बाद एक कोड दिया जाता है VHF का कोड, और उस कोड के आधार पर फिर IRGC के नौसैनिक दल जहाज जो होते हैं वो बारूदी सुरंगों से बचाकर जो दूसरा गलियारा है उससे होर्मुज रूट से निकालते हैं। और यहीं पर वो सवाल है कि अगर अब अपनी इकोनॉमी को लेकर और बिटकॉइन के जरिए जिस रास्ते को निकाला है IRGC ने, उसमें पहली बार है कि बिटकॉइन को एक ऐसी करेंसी के रूप में बनाया गया जिस पर कोई सरकार रोक नहीं सकती है, कोई फ्रिज नहीं कर सकती है, कोई सर्कल जब्त नहीं कर सकता है, और जो जीनियस एक्ट है वह भी ब्लॉक नहीं कर सकता। यानी सही मायने में पूरी इकोनॉमिक ट्रांसफर कैसे होगी, यह IRGC ने रास्ता निकाला। अब नया सवाल यह था कि जो जहाज उस टोल टैक्स को लेकर बाहर आएगा तो क्या उसके बाद अमेरिकी नेवी उस पर हमला कर देगी। और यहीं से सवाल शुरू होता है चीन का, क्योंकि मैक्सिमम चीन के लिए ही जहाज ईरान का तेल लेकर वहां से निकल रहे हैं। और ध्यान दीजिए चीन की रुचि ईरान या मिडिल ईस्ट में क्यों है। पिछले साल तक लगभग $269 बिलियन इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम चीन का इस मिडिल ईस्ट के देशों में है। सबसे ज्यादा सऊदी अरब में है $82 बिलियन, यूनाइटेड अरब अमीरात में है $48 बिलियन, इराक में है $40 बिलियन, ईरान में है $25 बिलियन। यानी मिडिल ईस्ट के साथ जो ट्रेड है, अगर आप उस दृष्टि से देखें तो चीन का ट्रेड लगभग $317 बिलियन का है, जो कि 5 साल पहले या 6 साल पहले कहिए तो वो लगभग आधा हुआ करता था। इस तेजी से इस दौर में चीन मिडिल ईस्ट के भीतर घुसा है और अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सिर्फ $85 बिलियन का है। ये एक मैसेज है कि इकोनॉमिक लड़ाई मिडिल ईस्ट उसके दायरे में होगा, और पहली बार सिर्फ एनर्जी का सवाल नहीं होगा बल्कि बात उसके आगे की होगी। जरा देख लीजिए, 2 चीजों को देखने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। पहली जरूरत है कि जो चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड है वो मैटर करता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जिस बात का जिक्र कर रहा है कि देखिए तेल हमारे पास सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं कि रिफाइंड तेल अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। रिजर्व तेल जो जमीन के नीचे होता है वो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के पास 20 मिलियन बैरल पर डे की जो रिफाइनिंग के साथ तेल मौजूद है वो है, और सऊदी और रशिया के पास 10-10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है। ईरान में ये लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे है, कनाडा में भी लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे है। तो 2 चीजों को देखने की जरूरत है। एक, दुनिया के पास अमेरिका के पास तेल सबसे ज्यादा है जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन को लेकर अमेरिका इसलिए रोकना चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक पावर मिडिल ईस्ट में अगर वो ध्वस्त कर देता है तो जिस सुपर पावर इकोनॉमिकली बढ़ने की दिशा में चीन जा रहा है उसको वो रोकेगा, तो होर्मुज रूट ईरान के साथ जोड़कर युद्ध की नई परिस्थिति में चीन की इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए क्या यह हथियार है। That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. असल में यहां पर सवाल सिर्फ 2 ही हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और चीन दोनों परमाणु हथियारों से लैस हैं। उसकी स्थिति आएगी
यह बात असंभव सी है। ऐसा होगा नहीं कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, क्या इन सब के बीच ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है? उसके पास 400 केजी से ज्यादा यूरेनियम, 60% से ज्यादा इनरिच यूरेनियम की मौजूदगी है। दुनिया के तमाम न्यूक्लियर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 10 से 11 हथियार वो खड़ा कर सकता है। उस ताकत के साथ जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे, उससे ज्यादा बड़ी ताकत के साथ ईरान चाहे तो इस हथियार को वो खड़ा कर सकता है। यानी उसके निशाने पर एक झटके में क्या इजराइल आ जाएगा? तब यहां पर अगला सवाल है कि इजराइल भी क्या परमाणु हथियारों से लैस है? वह तो यूनाइटेड नेशन की आईएई का मेंबर भी नहीं है, उसने दुनिया को कभी जानकारी भी नहीं दी। लेकिन बावजूद इसके अगर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं तो चीन जाहिर तौर पर ईरान की मदद इस युद्ध में कर रहा है, होर्मुज़ रूट को लेकर खुले तौर पर समर्थन दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है जहां पर युद्ध की व्यापकता हर किसी को अपने दायरे में लेने को तैयार हो जाए और अमेरिका रुके नहीं, तब क्या होगा? शायद यही वो सवाल है जो एनर्जी और इकोनॉमी से आगे बढ़कर युद्ध की उस भयावहता के साथ जुड़ गया है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित होगी। क्योंकि ईरान खुले तौर पर कह रहा है, आप सिर्फ जिक्र होर्मुज़ स्ट्रेट का करते हैं, हम तो रेड सी के एंट्री पॉइंट को भी घेराबंदी कर लेंगे। यानी एक झटके में दुनिया के भीतर का व्यापार लगभग जो 2 दिनों में होता था वो 18 दिन तक खिसक जाएगा। जो 10 या 100 डॉलर में होता था वो बढ़ के लगभग 1.5 गुने से लेकर 300 गुने ज्यादा तक चला जाएगा, जो लॉजिस्टिक का खर्चा है। और बड़ा संकट यह होगा कि अगर एनर्जी इस दौर में उस क्राइसिस से गुजरने लगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी के दायरे में वो पूरी टेक्नोलॉजी और हर देश की वो इकोनॉमी आकर फंस जाएगी जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह तो रहे हैं कि हमारे यहां आ जाइए, तेल बहुत मीठा है। लेकिन अगला सवाल यह है कि तेल मीठा हो सकता है, लेकिन इस युद्ध में कोई मिठास होगी नहीं। और उसके बाद की आवाजाही जो समुद्री युद्ध के जरिए एक महायुद्ध में कहीं तब्दील ना हो जाए। प्लेयर चाहे इजराइल, अमेरिका और ईरान ही रहे, लेकिन उनके पीछे खड़ी ताकतों में इस वक्त अमेरिका को छोड़कर दुनिया की तमाम ताकतें ईरान के पीछे या फिर उनसे संबंध क्यों बनाना चाह रही है, यह मैसेज ईरान के पास भी है कि असल ताकत इसी समुद्री रूट पर है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और चीन ईरान की मदद के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।